हेलो एंड नमस्कार हमारे सभी जुडिशियल साथी तैयार हो जाइए क्योंकि आज एक नई शुरुआत हम कर रहे हैं। नई शुरुआत किस चीज की? नई शुरुआत एक नए कानून की। लेकिन एक कानून जो है ना, बेसिकली देखा जाए तो इंटरकनेक्टिविटी वाला कानून है। एविडेंस लॉ, साक्ष्य अधिनियम 1872 1872 का एक बहुत पुराना कानून। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गए, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गए, ये उस समय जमाने के कानून बने हुए हैं। और आप देखिए इतने खूबसूरती के साथ इनको ड्राफ्ट किया गया था कि अभी भी एकदम अच्छे से चल रहा है। मतलब कोई ज्यादा विशेष अमेंडमेंट नहीं हो रखा है उन कानूनों के अंदर, अभी भी चल रहा है। तो उस समय की जो सोच थी वो कहीं ना कहीं आज भी है, जो क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। थोड़ा बहुत इसमें लैक्यूना है, थोड़ा बहुत न के बराबर, नेग्लिजिबल है। लेकिन बाकी जो इसके जितने भी पार्ट हैं एविडेंस लॉ के, बहुत ही शानदार है और इतना इंटरेस्टिंग कानून है। अगर मुझसे पूछा जाए कि सबसे इंटरेस्टिंग कानून मुझे कौन सा लगता है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट, वन ऑफ द फेवरेट। और मैं आपको ये अपना कमिटमेंट देता हूं कि एविडेंस लॉ की क्लासेस आप अपनी लाइफ की सबसे बेहतरीन क्लासेस अटेंड करोगे, क्योंकि इसके अंदर, इस कानून के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो अपने आप में इस तरीके से स्टैब्लिश्ड हो रखी है, ऐसे कनेक्ट हो रखी है कि हम चाहकर भी उन्हें भूल ही नहीं सकते। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि इसको मेजर कानून के अंदर शामिल किया गया है। अब जैसे जुवेनाइल जस्टिस लॉ है 112 सेक्शन उसके अंदर, 112, फिर भी वो माइनर लॉ ही कहलाता है। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट 167 सेक्शंस हैं, तकरीबन 150 प्लस सेक्शंस है, लेकिन ये अपने आप में मेजर कानून की कैटेगरी में आता है। इसके पीछे दो रीजन है। पहला जो रीजन है वो है इसकी सिग्निफिकेंस। जैसा एक कानून है, लैक्स फोरी कानून है। लैक्स फोरी का मतलब क्या है? कोर्ट जो अपनी कार्रवाई करता है वो इस कानून के दायरे में रहकर करता है। लैक्स फोरी गवर्न द कोर्ट। कोर्ट को क्या करता है? ये गवर्न करता है। दो तरह का कानून होता है, एक होता है लैक्स फोरी और एक होता है लैक्स लोसी। लैक्स लोसी उस पर्टिकुलर प्लेस का, और लैक्स फोरी यानी कि जो कोर्ट को गवर्न करता है, ऐसा कानून। ठीक है। अब इंडियन एविडेंस एक्ट टोटल 167 इसके अंदर सेक्शंस हो गए। 1 सितंबर आपके 1872 को ये एक्ट लागू हुआ। टोटल 11 चैप्टर्स में ये अध्याय डिवाइड हो रखा है। ये तो कॉमन बात है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है ना, वो इसकी चेन है। तो आज शुरुआत में तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक बातें बताऊंगा। इनफैक्ट आज का लेक्चर जो है वो पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट पे चलेगा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें समझना है, जानना है। तो एकदम इत्मीनान से आज की बात समझ लेना, क्योंकि अगर आपने नींव अच्छी नहीं बनाई तो आगे के जो फ्लोर बनने वाले हैं वो गड़बड़ हो जाएंगे। ओके, बहुत अच्छे से इन चीजों को ऑब्जर्व करना। देखिए, हम लोगों ने सिविल प्रोसीजर कोड को देखा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को भी देखा, उसके अंदर के अलग अलग चीज़ों को भी जाना, सारी चीज़ों को समझा भी। और वहाँ हमें पता चला कि एक्चुअल में पार्टी के बीच में डिस्प्यूट किस चीज़ का होता है। वास्तविकता में दोनों पक्षकारों के बीच में विवाद किस चीज़ का है, ये तो सीपीसी और सीआरपीसी पता करता है। समझिएगा इस बात को। व्हाट इज द फैक्ट इन इश्यू? इश्यू यानी कि दोनों के बीच में किस बात को लेकर इश्यू चल रहा है। क्या ऐसा फैक्ट है जिसको एक पार्टी हाँ कह रही है, दूसरी पार्टी मना कर रही है? वन पार्टी अफर्म एंड अनदर पार्टी डिनाई, दैट्स बिकम द फैक्ट इन इश्यू। लेकिन फैक्ट इन इश्यू क्या होता है, ये एविडेंस एक्ट कहीं नहीं बताता है ना। आप एक बगीचे के अंदर एक पेड़ लगाना चाहते हो या एक पौधा लगाना चाहते हो, उस पौधे को लगाने के लिए आपने सीड्स, बीज वगैरह डाले। वो बीज कहां से आए? उस पौधे की स्ट्रक्चर में कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक इसी तरीके से फैक्ट इन इश्यू कहां से आया, ये आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं नहीं पता चलने वाला। बट फैक्ट इन इश्यू एक्चुअली बनता कहां पर है? सीपीसी और सीआरपीसी के अंदर। ये जो सिविल और क्रिमिनल प्रक्रिया, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट दोनों पर लागू होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है सिविल मामलों में भी लागू होता है और क्रिमिनल मामलों में भी लागू होता है। लेकिन कुछ इसके ऐसे प्रावधान हैं जो या तो एक्सक्लूसिवली सिविल केस में डील करेंगे या फिर एक्सक्लूसिवली क्रिमिनल केस में डील करेंगे। तो आप जब इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ते हो, आपको दोनों चीजों को साथ में ध्यान में रखना है
कि कौन सा प्रोविजन जो है सिविल पे हिट कर रहा है, कौन सा प्रोविजन क्रिमिनल पे हिट कर रहा है, और कौन सा ऐसा सेक्शन है जो सिविल और क्रिमिनल दोनों पर हिट करता है। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हुए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसमें ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे जो अपने आप में क्लियर कर देंगे कि ये जो बात है वो तो सिर्फ कहाँ हो सकती है, सिर्फ क्रिमिनल केसेस में हो सकती है। उदाहरण के लिए एक अंग्रेजी का वर्ड है, जब हम किसी चीज़ को एडमिट करते हैं, स्वीकार करते हैं, अपनी गलती स्वीकार करते हैं, तो उसके लिए वर्ड आता है कि कन्फेस कर रहे हो। ऐसे होता है ना कि मान लो आपने किसी को चीट किया, उसके बाद में आप कन्फेस करते हो, यार सॉरी यार, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई। इट्स अ काइंड ऑफ कन्फेशन। लेकिन ये कन्फेशन तब होगी जब वो गिल्टी किसी अपराध के संबंध में हो। सी फॉर कन्फेशन, सी फॉर क्राइम। सिर्फ क्राइम के अंदर ही कन्फेशन हो सकती है, अन्य मामलों में नहीं हो सकती। मैंने प्रॉपर्टी के, मान लीजिए इस तरीके से प्रॉपर्टी जो है, किसी व्यक्ति का रेंट पे नहीं किया प्रॉपर्टी पर, तो यहाँ पर फिर मैं कहता हूँ हाँ मैं मानता हूँ मैंने आपको रेंट पे नहीं किया, तो मैंने कोई अपराध थोड़ा ना किया है। अगर मैंने रेंट पे करने से उसको कोई बॉडीली इंजरी पहुँचती वगैरह तो अपराध की श्रेणी में आता, ऐसा तो कुछ है नहीं। जब तक आईपीसी का सेक्शन 44 का इफेक्ट नहीं हो, सुन लीजिएगा, आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी एक्ट सिविल है या क्रिमिनल, सीधा तरीका है। ये देखो क्या उसके एक्ट से सेक्शन 44 आईपीसी का इफेक्ट आता है क्या। सेक्शन 44 डिफाइन करता है इंजरी को। 4 तरह की इंजरी होती है, बॉडी की, माइंड की, प्रॉपर्टी की, रेपुटेशन की। अगर 4 तरीके में से कोई भी इंजरी आपके एक्ट के कारण हो रही है, इन दैट केस इट मे अमाउंट्स टू अ काइंड ऑफ क्राइम और ऑफेंस, ठीक है। अदरवाइज जो है वो चीज़ क्या होती है, जनरली सिविल मामलों इफेक्ट होती है। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात होती, जैसे संविदा का आपने पालन नहीं किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इट इज अ काइंड ऑफ सिविल लाइबिलिटी, ठीक है। तो अब कन्फेशन वर्ड है, एक्चुअली मुद्दा क्या था कि कौन से मामले सिविल में, कौन से मामले क्रिमिनल में, इस बात को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है जब हम एविडेंस लॉ को पढ़ेंगे, ओके। और मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया कन्फेशन का। कन्फेशन सिर्फ क्राइम के मामलों में होती है। अगर आप अपने अपराध को स्वीकार करते हो तो उसको कन्फेशन कहा जाता है। अब हमारे पास सेक्शन आएंगे, कुछ सेक्शन 24 से लगाकर स्पेशली 30 तक, 24 से लगाकर 30 तक। अब ये जो 7 सेक्शन है ये प्योरली क्रिमिनल नेचर के हैं। प्योरली क्या है, क्रिमिनल नेचर के होंगे। तो एक तो आपके सामने क्लू है ये, और दूसरा जहां पर भी किसी एविडेंस के संबंध में पुलिस का कोई कनेक्शन आपको दिखाई दे तो भी आप समझ जाना कि यहां पर क्रिमिनल बात होगी, क्योंकि पुलिस का जो रोल है वो क्राइम के मामलों में ही होता है। ये बाकी जैसे कुछ अन्य चीजें जो होती है ना, जैसे सिविल मामलों में अरेस्ट करने के लिए आपने पुलिस को वारंट दे दिया, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। मेनली पुलिस स्टेशन क्यों बने हुए हैं, पुलिस स्टेशन बने हुए क्रिमिनल मामलों को डील करने के लिए, और क्रिमिनल मामलों के अंदर ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या था, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, एविडेंस इकट्ठे करना। और कौन इकट्ठे करेगा, पुलिस इकट्ठे करेगी। जबकि सिविल मामलों में एविडेंस कौन इकट्ठा करता है, सिविल मामलों में पुलिस एविडेंस इकट्ठे नहीं करती है। सिविल मामलों में एविडेंस जो है पार्टीज को खुद को कोर्ट में पेश करने पड़ता है। ये सबसे बड़ा एक अपने आप में अलग चीज हो गया, क्योंकि हम एविडेंस लॉ पढ़ने वाले हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एविडेंस आते कहां से हैं, ठीक है। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण इसमें रहेगी वो ये जानने वाली रहेगी कि एविडेंस को यूज किस स्टेज पर करना है। देखो, पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट आपको ये नहीं कहेगा कि आप एविडेंस एक्ट को यहां इस्तेमाल करें या वहां इस्तेमाल करें, नहीं। पूरे एविडेंस एक्ट ने टोटल 167 सेक्शंस जो है दे रखे हैं हमको, क्या पूरा अधिनियम इस बारे में बात करेगा, क्या बिल्कुल नहीं करेगा। 167 जो इसके अंदर धाराएं हैं, जो कि 11 अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड हो रखी है, इनमें सारे सेक्शंस ये बात नहीं करते कि हाँ यहाँ पर इस एविडेंस को दे दीजिए, नो। हर इंडियन एविडेंस एक्ट के हर पार्ट को एक अरेंज मैनर में रखा गया है। तो अभी तक हमने जो समझा है वो 2 बातें समझी हैं। पहली बात तो ये कि जो सीपीसी और जो सीआरपीसी है वहां से ही फैक्ट इन इश्यू हमारे पास आएगा। इनफैक्ट सीपीसी के अंदर जो आप विवादकों की रचना करते हो, जो विवादक होते हैं जिनको आप क्या कहते हो, इश्यूज कहते हो,
जिनका संबंध किससे होता है, खासकर ऑर्डर नंबर 14 से होता है, ऑर्डर नंबर 14 से होता है। इश्यू डिटरमाइन करना, ये पता लगाना कि एक्चुअल में विवाद क्या है, ऑर्डर नंबर 14, ठीक है। और क्रिमिनल मामलों के अंदर जो आरोपों की रचना की जाती है, आरोप की रचना की जाती है, इंग्लिश में जिनको कहा जाता है चार्ज, ठीक है। ये दोनों एक्चुअल में इंडियन एविडेंस में एक नाम से जाने जाते हैं और उस नाम को कहा जाएगा फैक्ट्स इन इश्यू, विवादक तथ्य। ये है जो इनको कहा जाता है, ठीक है, फैक्ट इन इश्यू। तो यहां से फैक्ट इन इश्यू का निर्माण होता है। अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई सीपीसी सीआरपीसी का एविडेंस में रोल क्या क्या है, तो पहला तो रोल है ये विवादकों के बारे में पता लगाना, क्योंकि जब तक यही पता नहीं होगा तो आगे का काम तो फिनिश, मतलब ही नहीं है फिर कुछ। जब हमको शुरुआत कहाँ से करनी है यही नहीं पता, तो क्या तो हम यात्रा करेंगे और क्या अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, नहीं हो पाएगा। पहली चीज फैक्ट इन इश्यू क्या होता है ये कौन बताएगा, सीपीसी और सीआरपीसी। नंबर 1 बात तो ये। दूसरी चीज ये कि फैक्ट इन इश्यू के अंदर पहले मैं एक जिक्र करता हूं यहां पर सेक्शन 5 का। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर अगर कोई सेक्शन आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए ना, व्हाट पर्सनली आई थिंक कि वो आपका सेक्शन 5 है। इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 5 है वही कहीं न कहीं पूरे मामले को अपने आप में क्लियर कर देता है। इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि एविडेंस जो है, अब देखो एविडेंस तो आप लोगों को पता है क्या होता है। एविडेंस या तो ऑरल होता है या रिटन होता है, डॉक्यूमेंट्री होता है या इलेक्ट्रॉनिक होता है। सबूत जिसको देखा जा सके, जिसको सुना जा सके, जिसको सेंसेस फील कर सके, जिसको समझकर कोर्ट अपनी ओपिनियन बना सके, जिसको समझकर कोर्ट एक एडजुडिकेशन कर सके, वो एविडेंस होता है। साधारण भाषा में अगर बात कहूँ तो जिसको देख के आपको लगे ए पर आरोप था कि उसने अपनी वाइफ को मारा, लेकिन आरोप को साबित कैसे करें। उसकी बच्ची आई 8 साल की बच्ची, कहती है मेरे सामने मेरे पापा ने मेरी मम्मी को चाकू मार दिया या गोली मार दी, वो आके कोर्ट में कह रही है। बीइंग अ जज जब मैं उसकी बात को सुनूंगा तो मुझे लगता है अच्छा ये बच्ची कह रही है, इसका मतलब हो सकता है कि इसके पिता ने इसको मारा हो, इसकी मम्मी को मारा हो, मदर को मारा हो। वो बच्ची क्या है, बच्ची की एविडेंस है। नंबर 2, सोचो उस घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे या पड़ोसी के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जहां से साउंड रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों होती है। वहां पर पता चला कि जैसे ही वो घटना, जो डिस्प्यूट घटना की बात की जा रही है, उसके बाद से वो व्यक्ति जो हस्बैंड जो है वो क्या है उस तरीके से निकला। उस कैमरे में दिखाई दे रहा है कि उसके हस्बैंड की शर्ट पर खून लगा हुआ है। कनेक्टिंग फैक्टर है। जज क्या सोचेगा, हाँ यार कि अगर उसने मारा नहीं होता तो उसकी शर्ट पे खून तो लगा हुआ है क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है, तो शर्ट पे खून लगा हुआ है, यानी कि हो सकता है कि शायद वो मार के निकला हो। एक फैक्ट अलग है, दूसरा फैक्ट अलग है। दूसरे फैक्ट का कोई लेना देना नहीं है। अगर मर्डर का मामला नहीं होता, अगर इस तरह कोई विवाद नहीं होता, तो आपके शर्ट पर खून लगा हुआ है या आपके शर्ट पर वो जो क्या बोलते हैं वो टोमेटो सॉस लगी हुई है, कुछ भी लगा हुआ, डजेंट मैटर। बट खून हो रखा था उस टाइम पर, थोड़े टाइम बाद आप घर से निकलते हो, आपकी शर्ट पर इस तरह से ब्लड के स्ट्रेन्स लग रहे हैं, कनेक्टिंग फैक्टर होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये आप ही हो, आप कहोगे हाँ ये तो मैं ही हूँ। तो जब आप इतनी वजह से अपने घर से निकले गए तो वो एडमिट करता है हाँ मैं उतने वजह से अपने घर पे निकला था। आपने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी, हाँ मैंने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी। तो आपकी व्हाइट कलर की शर्ट पर लाल कलर का दाग कैसे लगा हुआ था। एडवोकेट जो होता है ना बड़े मामलों में उसको उलझाता है। एडवोकेट की कला जो है वो यही है, जिसको इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं पता वो एक सक्षम कॉम्पिटेंट एडवोकेट बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। आपकी भावनाएं आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं, बट ये फैक्ट है। देखो किस तरीके से क्रॉस किया जाता है हर चीज को लेकर। क्रॉस करने की कला हमें इंडियन एविडेंस एक्ट सिखाता है। वहां पर सिंपली कि मतलब आप इतने बजे घर से बाहर निकले थे क्या, पहले उससे हाँ बुलवाते जाना, और जब आपको मेन पॉइंट पर आना है, एडवोकेट क्या करता है, घुमा फिरा के उसको उस मुद्दे पर लेकर आता है। ठीक है, और इस घुमा फिरा के इसलिए लाता है, क्यों लाता है घुमा फिरा के इसलिए लाता है कि अगर उस पॉइंट को उसने झुटला भी दिया तो एटलीस्ट उससे
पहले तक की जो सिचुएशन है उसको तो उसने हाँ भरी। मतलब आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर पहुंचना है, ठीक है, इस पॉइंट पर पहुंचना है तो आप, एक तो तरीका है कि डायरेक्टली उस व्यक्ति से सवाल पूछ लो और वो हो सकता है मना कर दे, आपके पास कोई ग्राउंड नहीं बचा। लेकिन अगर आप इस तरीके से घुमा के लेके उसको फिर ये सवाल पूछोगे और फिर मान लो इसने यहाँ पर मना भी कर दिया, लेकिन तो यहाँ पर ये जो रास्ता है यहाँ तक आप उसको लेकर आए, उसको तो उसने कबूला है ना, एडमिट किया है ना। जैसे इसी सिचुएशन में, क्या आप शाम को घर से बाहर निकले थे? वो कह रहा है हाँ। क्या आपने व्हाइट शर्ट पहन रखा था? वो कह रहा है हाँ। क्या आप उस समय आपने शूज पहन रखे थे? वो कह रहा है हाँ। फिर सवाल पूछना, तो आपके शर्ट पर कोई दाग लगा हुआ था क्या? क्या पूछेगा वो, आपके शर्ट पर दाग लगा हुआ था क्या? तो कहेगा नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया, या कहेगा हाँ हो सकता है। फिर पूछा जाएगा कि आपके शर्ट पर खून का दाग था। अब वो मना करेगा, क्योंकि खून का दाग एक्सेप्ट करेगा तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तक जो उसने 4 बातों के जवाब दिए हैं वो तो उसके अगेंस्ट में चले गए ना। अकॉर्डिंगली इन द सेम मैनर क्या होता है, इस तरीके से पूरा का पूरा एक प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है। इंडियन एविडेंस लॉ भी इसी तरीके से वर्क करेगा। दैट्स, इसलिए मैंने आपसे कहा कि बड़ा इंटरेस्टिंग कानून है ये। इसको इसलिए मत पढ़ना कि आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसको इसलिए पढ़ना कि अगर ये नहीं पढ़ा तो आपकी एलएलबी जो है ना वो Z फॉर 0 वो है। एविडेंस लॉ नहीं पढ़ा, नथिंग, फिर कुछ मजा नहीं आने वाला है। तो पहला तो सीपीसी सीआरपीसी काम बनता है ये कि वो हमें बताती है फैक्ट एंड इशू क्या होती है। मैं जिक्र कर रहा था सेक्शन 5 पर। एक्चुअली सेक्शन 5 हमें ये कहता है कि कोर्ट में जो भी एविडेंस दिए जाते हैं वो या तो इस मुद्दे पर दिए जाएंगे जिस मुद्दे के बारे में सीपीसी या सीआरपीसी बता रहा है, या फिर ऐसे मुद्दे के बारे में एविडेंस दिए जाएंगे जो इससे सुसंगत है, जो इससे क्या है, रेलेवेंट है। इसको कहा जाता है रेलेवेंट फैक्ट। 2 तरह के तथ्यों के बारे में कोर्ट से एविडेंस लिए जाते हैं, एक होता है सुसंगत तथ्य और एक होता है रेलेवेंट तथ्य। रेलेवेंट तथ्य जो होते हैं वो हमेशा फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। या तो वो फैक्ट इन इश्यू को कहीं न कहीं यस करवा रहे हैं या फिर फैक्ट इन इश्यू को नो करवा रहे हैं। ओके, उसको रेलेवेंट फैक्ट कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सीसीटीवी कैमरा, अब सीसीटीवी कैमरे का एविडेंस जो है वो रेलेवेंट है या नहीं है। बच्ची ने देखा, बच्ची तो आई विटनेस है। मेन फैक्ट इन इश्यू क्या था, क्या हस्बैंड ने वाइफ को मारा या नहीं मारा, यही हुआ। आरोप लगा उसके ऊपर मर्डर का। अपराधी कह रहा है मैंने नहीं मारा, मना कर रहा है, जबकि दूसरा जिसने आरोप लगाया है, मान लो उसकी वाइफ की जो पिता है उसने आरोप लगा रखा हो कि मेरी बेटी को इसने आदमी ने मार दिया, तो वो कह रहा है इसने मारा, जबकि दूसरा वाला कह रहा है नहीं मैंने तो मर्डर किया ही नहीं। बन गया फैक्ट, फैक्ट इन इश्यू ये आ गया। अब वो बच्ची का एविडेंस क्या रिलेवेंट होगा, क्या रिलेवेंट हो सकता है। वो कह रही मैंने खुद ने देखा है, मैंने अपनी सेंसेस से देखा है, रिलेवेंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा का फुटेज, तो सीसीटीवी कैमरा के अंदर वो व्यक्ति घर से बाहर निकलता हुआ दिया, तो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज रिलेवेंट हो सकता है क्या, क्लियर है ना, तो रिलेवेंट हो सकता है। तो देखो मेन इश्यू तो क्या था कि मर्डर हुआ कि नहीं हुआ। हमारे एग्जाम्पल, जो मैंने एग्जाम्पल लिया है उसमें मेन इश्यू क्या है कि मर्डर हुआ है या नहीं हुआ है। और रिलेवेंट फैक्ट क्या हो जाएगा, रिलेवेंट फैक्ट यहां पर हो जाएगा उस बच्ची की टेस्टिमनी, बच्ची ने जो बयान दिया है, टेस्टिमोनी उसकी, और या फिर जो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज है या वीडियो है वो रिलेवेंट है कि नहीं, ये वो बन गया अपना रिलेवेंट फैक्ट। तो एविडेंस इन दोनों के बारे में दिए जा सकते हैं। जैसे सीसीटीवी फुटेज के बारे में एविडेंस दिया जा सकता है कि जिस पड़ोसी के घर के आगे सीसीटीवी कैमरा लगा था वो आके कोर्ट में कहता है कि हाँ ये जो कैमरा था ये मेरे घर में ही लगा हुआ, मेरे घर के जस्ट गेट पर ही लगा हुआ था। तो सीसीटीवी कैमरा एक फैक्ट है, एक रिलेवेंट फैक्ट है, उसके बारे में एविडेंस देने के लिए उस व्यक्ति को बुलाया जा रहा है। तो एविडेंस फैक्ट इन इश्यू का और रिलेवेंट फैक्ट 2 चीजों का दिया जा सकता है। ओके, दूसरी बात, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप लगा है कि उसने अपने पड़ोसी के घर पर रात को 2 बजे घुसा था वो छत के रास्ते से, और उसने वहां पर चोरी की, किसी चीज को उसने चुराया। ठीक है, अब जिस व्यक्ति पर यह आरोप लगा है कि वो अपने पड़ोसी के घर में घुसा था रात को 2 बजे, वो ये कहता है कि सिर्फ रात के टाइम में मेरी नाइट ड्यूटी थी,
जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर मेरी नाइट ड्यूटी थी। मैं तो जिस तारीख को अपराध की बात की जा रही है, सपोज करो एक तारीख लेते हैं अपन, तारीख ले लेते हैं 24 फरवरी, 24 फरवरी की नाइट। अब वो व्यक्ति कह रहा है कि सर 24 फरवरी की नाइट पर जिसमें मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने वहां पर घर में घुस के चोरी की, तो उस नाइट को तो मैं ऑफिस ड्यूटी में था, तो ये फैक्ट बन गया। क्या चोरी की या नहीं की, ये फैक्ट बन गया। अब उसने कहा कि मैं ऑफिस में था, ये क्या हो गया, ये रिलेवेंट फैक्ट हो गया, मैं ऑफिस में था। क्योंकि ये तो डिस्प्यूट नहीं है ना, मेन विवाद क्या है, वो ऑफिस में था या नहीं, ये तो डिस्प्यूट नहीं है। मेन विवाद तो है कि उसने चोरी की या नहीं की, मेन फैक्ट इन इश्यू ये है। लेकिन उसने कहा कि मैं ऑफिस में था, तो यहां पर क्या बात आ गई, एक प्ली आती है, प्ली ऑफ एलिबी, प्ली ऑफ एलिबी। लेटिन मैक्सिम है ये, प्ली ऑफ एलिबी, मतलब बीइंग एल्सवेयर, जिस समय घटना की बात की जाए उसमें आप कहीं और पर थे, ये क्या बन जाएगा, रिलेवेंट फैक्ट बन जाएगा। अब सोचो, उसके ऑफिस का नाइट ड्यूटी का अटेंडेंस रजिस्टर अगर पेश किया जाता है, ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। यस, एक डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश किया जा रहा है ना, ऑरल नहीं है। विटनेस जो कहता है उसी को ऑरल एविडेंस माना जाता है। जब किसी व्यक्ति का कथन हम सुनते हैं ना, उसको ऑरल एविडेंस कहते हैं, और जब कोई दस्तावेज कोर्ट के सामने आता है उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। तो उसके ऑफिस के नाइट टाइम का अटेंडेंस रजिस्टर कोर्ट में पेश किया गया, अब वो एज एविडेंस है, यस वो एविडेंस है। क्या रिलेवेंट है, बिल्कुल रिलेवेंट है, क्योंकि फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड है। तो रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है, जो फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड होता है वो रिलेवेंट फैक्ट होता है, चाहे पॉजिटिव वे में कनेक्टेड हो या नेगेटिव वे में कनेक्टेड हो। ओके, तो इस चीज के अंदर आ जाएगा। वहीं पर अटेंडेंस रजिस्टर पेश किया गया, ये तो बता रहा है कि वो वहां पर जो है उस नाइट को घर पे नहीं था, जबकि उसकी तरफ से एक एविडेंस पेश किया गया जिसके घर पे चोरी हुई है। उसने कहा कि सर आप देख लीजिए, छत के रास्ते से आया था, हमने छत कई दिनों से खोली नहीं थी, तो वहां पर वो छत के रास्ते में डस्ट जमी हुई थी, छत पर जो क्या थी, मिट्टी जमी हुई थी, और संजोग से इसके पैर के निशान उस मिट्टी पर आ गए। जो उसने सूज पहन रखे थे, आप चेक कर सकते हैं कि ये जो सूज के निशान है ये वही है जो इसके खुद के सूज है। यहां पर बात आती है बिल्कुल कि वो जो उसके फिंगरप्रिंट नहीं, सॉरी, जो सूज के प्रिंट्स हैं वो क्या होंगे, वो रिलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये तो हमको समझ में आ रहा है कि कौन सा फैक्ट कनेक्ट हो रहा है, कौन सा फैक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये तो हमको समझ में आ रहा है। बट बात ये समझ में नहीं आ रही कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर इन चीजों के लिए अलग अलग सेक्शन क्यों दे रखे हैं, कहाँ जरूरत थी अलग अलग सेक्शन देने की। भाई सीधा सीधा ही बोल देते कि हाँ ये काम का नहीं है, हो जाएगा मैटर सॉर्ट आउट। 167 सेक्शन देने की क्या जरूरत है, जरूरत इसलिए है क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट सिर्फ एविडेंस पे बात नहीं करता है। इंडियन एविडेंस एक्ट सिर्फ एविडेंस की बात नहीं करता है। तो कौन कौन सी बातें और हैं जो इंडियन एविडेंस एक्ट करता है, देखो समझिए। ये जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसके अंदर जब हम प्रावधान पढ़ेंगे ना, तो हमारे सामने दो तरह की सिचुएशन आएगी। बहुत अच्छे से समझना इस पॉइंट को, क्योंकि जो शुरुआत की क्लासें होती है ना, शुरुआत की क्लासें तय करती हैं कि आप इंडियन एविडेंस को किस एक्सटेंट तक लेके जा सकते हो। एक चीज मैंने आपसे हमेशा से कही है कि एविडेंस का पूरा कानून सिर्फ इंडियन एविडेंस एक्ट में ही है, ये गलतफहमी है। सीआरपीसी के अंदर भी है, सीपीसी के अंदर भी है ना। ये बात हमने सीपीसी सीआरपीसी पढ़ते समय अच्छे तरीके से ऑब्जर्व की थी। देखो, कोई भी जो फैक्ट है ना, इसको मैं कहूंगा फैक्ट इन इश्यू, फैक्ट इन इश्यू, विवादक तथ्य। अब हम समझ चुके हैं फैक्ट इन इश्यू क्या होता है, क्योंकि हमको ये बात सीआरपीसी ने और सीपीसी ने अच्छे से समझा दी थी जब हम उस प्रावधान को पढ़ रहे थे। फैक्ट इन इश्यू दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे। पहला होगा नीड टू बी प्रूव्ड, जिनको साबित करने की आवश्यकता है, जिनको साबित करना जरूरी है, यानी कि साबित करना है। और दूसरा है नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। दूसरा कौन सा होगा, नीड
नॉट टू बी प्रूव्ड, जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे, देखो अभी मैंने बात कही थी, इंडियन एविडेंस एक्ट सिर्फ साक्ष्यों को देने के बारे में बात नहीं कर रहा है, किसके साक्ष्य नहीं देने हैं उसके बारे में भी बात करता है। नेगेटिव बात भी इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखी गई है। तो यहां पर आपके सामने एक सेक्शन आता है, सेक्शन 56, जो कहता है कि दो तरह के एविडेंस आपको देने की जरूरत नहीं है। पहला होता है ऐसे फैक्ट जिसको कोर्ट अपने प्रसंज्ञान में ऑलरेडी लेकर रखता है, जुडिशियली नोटिशिएबल फैक्ट, जिनको नोटिस किया जा सकता है या कर सकते हैं, वो होते हैं नोटिशिएबल। और दूसरा जो फैक्ट होता है ऐसे फैक्ट जिसको पार्टी स्वीकार करती है, एडमिटेड फैक्ट्स। इन दोनों को साबित करने की जरूरत नहीं है। बेसिक जो नियम है सेक्शन 56 में लिखा हुआ है, लेकिन इनके अलग अलग सेक्शन भी बने हुए हैं। ये आपके सेक्शन 57 में आएगा, ये आपके सेक्शन 58 में आएगा। ठीक है, जिन तथ्यों को स्वीकार कर लिया गया है उनको है जो साबित करने की आवश्यकता नहीं है, उनको आपको अलग से साबित नहीं करना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं किसी व्यक्ति से 1 लाख रुपए मांगता हूं, मैंने उस व्यक्ति के खिलाफ सूट फाइल किया, वो व्यक्ति अपनी वापस रिटर्न स्टेटमेंट में कहता है कि सर 60,000 रुपए मुझे इन सर को देने हैं, ये मैं एडमिट करता हूं। तो 1 लाख में से 60,000 का फैक्ट तो खत्म हो गया, उसको तो साबित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एडमिटेड फैक्ट है। दूसरी बात, एक और एग्जांपल, एक व्यक्ति पर आरोप लगा कि भाई वो उस पर्टिकुलर डे को ऑफिस में नहीं आया। उस व्यक्ति ने कहा साहब उस पर्टिकुलर डे को संडे था, संडे एक पब्लिक हॉलिडे है और मैं जो है ऑफिसर लेवल रैंक का कर्मचारी नहीं हूं, तो संडे को उस दिन छुट्टी थी। अब उस दिन को छुट्टी संडे था या नहीं था, छुट्टी थी या नहीं थी, संडे था ये तो पता चल गया, छुट्टी थी या नहीं थी, इसके लिए कोर्ट के सबूत मांगेगा क्या? नहीं। पब्लिक हॉलिडे जुडिशियली नोटिशिएबल फैक्ट होता है, जुडिशियली नोटिशिएबल फैक्ट होता है। अब पार्टी ने ये कहा कि साहब इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 5 में ये लिखा हुआ है कि आप सिर्फ जो है फैक्ट इन इश्यू के या रिलेवेंट फैक्ट के साक्ष्य दे सकते हो, ये लिखा वहां पर। तो कोर्ट ये कहेगा कि नहीं साबित करो, कैसे लिखा हुआ है? नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल गजट में जो सूचना प्रकाशित हो रखी है, जो बेरेक बना था वो ऑफिशियल गजट में ही तो प्रकाशित हुआ था। तो ऑफिशियल गजट में कोई चीज प्रकाशित हो रही है, इसका मतलब वो जुडिशरी नोटिशिएबल है, ये इंप्लाइड है कि कोर्ट उसको समझेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय का जिक्र किया तो ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं साबित करो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दे दिया निर्णय, ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वो जो लैंडमार्क जजमेंट होगा, रिपोर्टेबल जजमेंट होगा, वो अपने आप में जुडिशली नोटिशिएबल होगा। तो दो तरह की चीजें हमें क्या करनी, साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, एडमिटेड फैक्ट को दो तरीके से प्रूफ किया जाता है। एडमिटेड फैक्ट को आप लोगों को याद हो तो सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर हमारे पास स्पेसिफिकली दो जगह ऐसे प्रावधान आए थे। पहला, जब हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखित कथन ऑर्डर नंबर 8 को पढ़ रहे थे तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि प्लीडिंग में आपको, प्लीडिंग यानी कि प्लांट या रिटर्न स्टेटमेंट, तो रिटर्न स्टेटमेंट ड्राफ्ट करते समय वो जो रेस्पोनेंट होता है, डिफेंडेंट होता है, प्रतिवादी जो होता है, वो या तो फैक्ट को रिफ्यूज करता है या फैक्ट को एडमिट करता है, या तो फैक्ट को रिफ्यूज करता है या एडमिट करता है। वो इस तरह से शब्दों को घुमा भी नहीं सकता, क्लियर बताना पड़ेगा उसको, आइदर डिनाई और एडमिट। तो एक तो एडमिशन हो जाता है वहां पर। दूसरा एडमिशन होता है जब उसका एग्जामिनेशन होता है ऑर्डर नंबर 10 के अंदर, पार्टी से कुछ बेसिक सवाल जवाब होता है हियरिंग से भी पहले, तो एग्जामिनेशन। और तीसरा एक ऑर्डर नंबर 12 भी आया था हमारे पास में, वहां पर भी एडमिशन कराने का तरीका होता है। तो ऐसे कई तरीके हैं जहां से क्या हो सकता है, एडमिशन हो सकता है, बातों को स्वीकार कराया जा सकता है। ठीक है। क्या ऐसे तरीके सीआरपीसी में नहीं है क्या? सीआरपीसी के अंदर भी है। 161 का बयान, 161 का बयान क्या है, उसमें उसने कोई मान लीजिए किसी चीज को स्वीकार किया, अपराध को स्वीकार किया, तो वो भी क्या होता है, वो एक तरह का एडमिशन होता है। लेकिन बात यह है कि आप एक कानून पढ़ोगे कि पुलिस के सामने अगर आप कोई स्टेटमेंट देते हो
तो उसको रिलेवेंट नहीं माना जाता है, क्योंकि कोर्ट ये मान के चलता है कि आपने पुलिस के सामने भय में, अंडर फियर, अंडर थ्रेटनिंग हो सकता है स्टेटमेंट दिया हो, तो ये बात ही के सामने आती है। वहीं पर आप 164 के बयान, ये भी तो इन्वेस्टिगेशन में रिकॉर्ड होता है, बट 164 के बयान को रिलेवेंट माना जाता है, 161 के बयान को रिलेवेंट नहीं माना जाता। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे सामने ये सारी चीजें आती हैं। तो दो तरह के फैक्ट हमारे सामने आए। फैक्ट इन इश्यू को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, नीड टू बी प्रूव और नीड नॉट टू बी प्रूव। यहां पर फैक्ट इन इश्यू भी है, और मैं और करके एक और चीज लिख रहा हूं, वो होगी रिलेवेंट फैक्ट और रिलेवेंट फैक्ट्स। दो तरह की चीजें आ गई, इन दोनों को या तो प्रूफ करना पड़ता है या प्रूफ नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अब जहां पर प्रूफ करना होता है, देखो दो शब्द, एक है एडमिटेड फैक्ट और एक होता है एडमिशिबल फैक्ट, दोनों में अंतर है। एडमिटेड कोर्ट के द्वारा नहीं, पार्टीज के द्वारा एडमिट किया जाता है, इनकी बात हो रही है एडमिटेड फैक्ट। और अगर एडमिशिबल वाली चीज आती है तो एडमिशिबल, कोई भी एविडेंस एडमिशिबल है या नहीं है, ये कोर्ट डिसाइड करता है। कौन करता है? कोर्ट डिसाइड करता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे नाउ। लेकिन एडमिशन से पहले एक और चीज आती है, और उस चीज को कहा जाता है, जैसे ही आपको पता चला कि हाँ ये वाली चीजें प्रूफ करनी है, पहला सवाल जो आपके सामने आएगा वो ही आएगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास है, किसको साबित करना है। हम पता है क्या गलती करते हैं, हम लोग सीधे ही एविडेंस की रिलेवेंसी के प्रोविजन को पढ़ने बैठ जाते हैं, वो गलत है। पहले ये तो तय करो कि किसको साबित करना है, कौन पेश करेगा, पहले वो तो देखें, उसके बाद फिर उसको प्रूव करने के बारे में समझेंगे। और किसी भी एविडेंस को प्रूव करने के लिए दो स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है कि पहले उसको रिलेवेंट साबित करो, और अगर रिलेवेंट है तो फिर उसकी एडमिशिबिलिटी साबित करो। अगर आप किसी चीज को साबित करना चाहते हो, प्रूव करना चाहते हो, यू हैव टू गेट थ्रू अंडर टू स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज टेस्ट ऑफ रिलेवेंसी और दूसरा टेस्ट होगा टेस्ट ऑफ एडमिशिबिलिटी। दो टेस्ट से अगर आप पास आउट हो जाते हो तो कोर्ट को लगेगा कि हाँ अब ठीक है मामला, तो वो एडमिट करता है। ऐसे डायरेक्टली एडमिट थोड़ा ना होगा। तो आपको सबसे पहले जो पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा बर्डन ऑफ प्रूफ। किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा? यहां पर हमें बर्डन ऑफ प्रूफ के अंदर हमारे पास कोई सेक्शन दे देगा सेक्शन 101 से लगाकर 114A तक, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो सबूत का भार है शिफ्ट भी होता है। जैसे मान लो एक्स और वाई, इन दोनों के बीच में मामला चल रहा है, केस चल रहा है, ठीक है। तो एक्स के ऊपर एक्स ने कहा कि वाई ने मेरे घर में घुसकर चोरी की, बर्डन ऑफ प्रूफ एक्स पर आएगा, क्योंकि कानून ये कहता है कि जब तक अपराध साबित नहीं होता तब तक हर व्यक्ति इनोसेंट है, एक्सेप्ट इन द अदर केसेस, कुछ चीजें अपवाद हैं उनको छोड़कर। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बर्डन किस पर है? एक्स पर बर्डन होगा इस बात को साबित करना। लेकिन सोचो कि एक्स के घर से जो संपत्ति गायब हुई है, जो चीज गायब हुई है, वो वाई के घर में पाई गई, वाई के घर में पाई हुई, यानी कि जो स्टॉलन प्रॉपर्टी थी, सेक्शन 410 इंडियन पिनल कोड, जो चुराई हुई संपत्ति थी वो वाई के घर पर मिली है। तो वाई के ऊपर बर्डन शिफ्ट हो गया इस बात को लेकर कि वो साबित करे कि चुराई हुई संपत्ति उसके घर में आई कैसे। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, यहां पे क्या हो रहा है, पहले किसको साबित करना पड़ रहा था? एक्स को साबित करना पड़ रहा था। पर जैसे ही एक फैक्ट आया सामने कि वाई के घर पर चुराई हुई संपत्ति पाई गई, अब बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट हो गया? बी के ऊपर शिफ्ट हो गया, वाई के ऊपर शिफ्ट हो गया। अब वाई ये साबित करे कि उसके पास वो स्टॉलन प्रॉपर्टी कैसे आई। और अगर वाई साबित नहीं कर पाता है तो क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? कि वाई ने चोरी की है, यही होगा। एग्जैक्टली। तो आपको बर्डन ऑफ प्रूफ जब भी पढ़ो ना, तो एक और कॉन्सेप्ट साथ में पता होना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। क्या बोलते हैं उसको? शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। किन किन मामलों के अंदर बर्डन शिफ्ट होता है? शिफ्टिंग ऑफ बर्डन।
ये जो मैंने आपको स्टॉलन प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल दिया, ये बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है इस बात का। चोरी साबित करनी है, ये आइए इस सबूत का भार उस व्यक्ति पर लगता है जो आरोप लगा रहा है, लेकिन जैसे ही चुराई हुई संपत्ति उसके घर पे पाई जाती है, बर्डन शिफ्ट हो जाएगा। बर्डन किस पे शिफ्ट हो जाएगा? उस व्यक्ति पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजों को हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, अभी जो बात आ रही बर्डन ऑफ प्रूफ का, तो चलो समझ में आया कि 101 से लेकर 114 ये तक, लेकिन ये जो प्रोविजन है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, ये तो भाई कहीं इंडियन एविडेंस में अलग से कोई हेडिंग दे नहीं रखी है। हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं पर भी इसके संबंध में तो हेडिंग नहीं दे रखी है। तो ये कहीं इंडियन एविडेंस एक्ट के बाहर से जाकर पढ़ना है क्या? तो जवाब है नहीं। आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में जहां पर भी उपधारणा मिलती है, जहां पर भी प्रिजम्पशन मिलती है, प्रिजम्पशन सामान्यतः बर्डन को क्या कर देती है? शिफ्ट कर देती है। एग्जाम्पल, जैसे कि आपके इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एक सेक्शन आता है, सेक्शन 90, वो ये कहता है कि ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि जो डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना है और वो कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, डॉक्यूमेंट 30 ईयर्स ओल्ड, और वो कोर्ट के सामने पेश किया जाए, इन दैट केस उस डॉक्यूमेंट पर जो साइन किए गए हैं, जो डेट लिखी गई है, जिन पार्टीज का नाम लिखा गया है वगैरह, ऐसा माना जाएगा कि जो व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट को पेश कर रहा है उसी व्यक्ति के फेवर में या उसी व्यक्ति के संबंध में, या जो साइन वाइन है जो कहा जा रहा है उसके साइन होंगे। उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि मैं मिस्टर एक्स अपने होशो आवाज के अंदर अपनी जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है वो इस तरीके से ट्रस्ट के नाम करता हूँ। एक ट्रस्ट डीड बनाई गई 30 साल पुरानी, वो पेश की गई और नीचे एक्ट के साइन ही है, तो माना जाएगा कि वो डीड एक्स ने लिखी है, वो जो साइन है वो एक्स के हैं, डीड पर जो डेट लिखी हुई उसी डेट को जो ट्रस्ट डीड है वो एग्जीक्यूट हुई है। मतलब एक प्रिजम्पशन ले ली गई। अब हुआ यूं कि मिस्टर एक्स का जो लड़का था वो कोर्ट आता है, वो उन ट्रस्टियों पर आरोप लगाता है कि साहब इन्होंने मेरे मृत पिता की प्रॉपर्टी पर क्या कर रखा है? अतिक्रमण कर रखा है, एनक्रोचमेंट कर रखा है, ट्रेसपास कह सकते हो आप इसको। ठीक है, उसने कोर्ट में ही आरोप लगाया कि ट्रस्टी हैव इलीगली और अनलॉफुली एनक्रोच ओवर माय प्रॉपर्टी। ट्रस्टियों ने क्या किया? ट्रस्टियों ने वो जो ट्रस्टीड है जो पेश की, जो 30 साल पुरानी थी। अच्छा मुझे बताओ बर्डन किस पे था पहले इस बात को लेकर? बर्डन, जैसे मान लो कि मैटर ऐसा है कि उसके पिता की प्रॉपर्टी है उस पर, तो बर्डन बेसिकली था किसके ऊपर? शुरुआत में बर्डन तो उसके ऊपर था, लेकिन जैसे ही पता चला कि हाँ भाई ट्रस्टी उसके पिता की प्रॉपर्टी पर रह तो रहे, तो बर्डन उनके ऊपर चला गया कि आप साबित करो भाई आप किस अधिकार से रह रहे हो। ट्रस्टी के ऊपर बर्डन था। ट्रस्टी ने जैसे ही 30 साल पुराना दस्तावेज कोर्ट में दिखाया तो सामने वाला वो मिस्टर एक्स का बेटा कहता है कि साहब ये ट्रस्ट डीड, ये जो डॉक्यूमेंट है ये तो फर्जी है। तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि 30 साल का डॉक्यूमेंट को आप फर्जी कैसे कह सकते हो? फर्जी इन द सेंस कि यहाँ पर एक्स के साइन नहीं है, ये जो जिस एक्स का जिक्र कर रखा है वो एक्स कोई और है, ये आपको साबित करना पड़ेगा। यानी कि बर्डन जो है वो ट्रस्टी से शिफ्ट होकर मिस्टर एक्स के बेटे पर आ गई। इन शॉर्ट, जहां पर भी आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कोई प्रिजम्पशन मिलती है, तो उसके संबंध में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो सामान्यता कह रहा हूं मैं, वो क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। ठीक है, और प्रिजम्पशन हमें कई जगह पर दे रखी है। उदाहरण के लिए जैसे कि आप लोग सेक्शन देखोगे विशेष रूप से कि भाई सेक्शन 79 से लेकर 90A तक क्या मिलेगी आपको? प्रिजम्पशन मिलेगी। 79 से 90A तक प्रिजम्पशन है। जैसे उदाहरण के लिए जो आपका 113A है, 113B है, या 114 है, या 114A है, इनमें भी क्या मिलेगी आपको? प्रिजम्पशन है। जैसे कि आप सेक्शन 107 देखोगे या सेक्शन 108 देखोगे, प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, ये सारे पॉइंट क्या है? ये बर्डन को शिफ्ट करता है। बर्डन को क्या कर देते हैं? शिफ्ट कर देते हैं। जिस समय आपको ये पता चल जाए कि बर्डन किस व्यक्ति के ऊपर है किसी चीज को साबित करने का,
उसके बाद बात की जाती है किस संबंध में, उसके बाद बात की जाएगी कि हाँ अब उसको साबित करने के लिए किस तरह के एविडेंस देने पड़ेंगे। अगर आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो इस स्टेज तक अभी तक एविडेंस की बात नहीं आई है। इस स्टेज तक ये जितने भी स्टेप्स हमने देखे, दो तरह के आपके सामने फैक्ट आ रहे हैं, उसके बाद में इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे रहेगा, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन कैसे रहेगा, कौन से फैक्ट को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें अभी तक एविडेंस का कोई रोल नहीं आया। और जबकि कितने पार्ट कवर्ड हो रहा है आप देखना, इसके अंदर कहीं न कहीं 79 से लेकर 98 तक, 101 से लेकर 114 ए तक ये जो हिस्सा आ रहा है, यहाँ पर एविडेंस सेट का कोई लेना देना ही नहीं है। एविडेंस तो अब आएगा पिक्चर के अंदर, जब आप पहले बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कि आपको बेसिक नियम जानने के बाद जो सबसे पहला काम करना चाहिए वो करना चाहिए बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में पता करना, और साथ ही साथ में शिफ्टिंग ऑफ बर्डन के बारे में जानना। बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट हो रही है, क्यों हो रही है, ये बातें जब हम समझ लेंगे, जिस समय में पता चल गया कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर बर्डन आ रहा है, फिर हमारा जो सेकंड काम रहेगा वो रहेगा एविडेंस पेश करना। एविडेंस पेश करना, ये हमारा फिर आ गया सेकंड काम। सॉरी, ये क्या हो गया, हमारा सेकंड काम हो गया एविडेंस पेश करना। अब एविडेंस पेश करने के संबंध में हमारे पास क्या आएंगे, तीन तरह के एविडेंस होंगे, तीन तरह के इसमें एविडेंस रहेंगे। पहला एविडेंस, दूसरा एविडेंस और तीसरा एविडेंस। जो तीसरा एविडेंस मैं क्लियर कर दूं वो एक तरह का दूसरा एविडेंस ही है। मेन तो दो कैटेगरी होती है। पहला जो एविडेंस है उसको कहा जाता है ओरल एविडेंस, यानी कि मौखिक। दूसरा एविडेंस है उसको क्या कहा जाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेज। तीसरे इस एविडेंस की मैं बात कर रहा था वो है आपके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक भी एविडेंस भी एक तरह का क्या होता है, दस्तावेजी साक्ष्य ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी क्या होता है, एक तरह का दस्तावेजी साक्ष्य ही होता है। जहां तक बात ऑरल एविडेंस की है तो ऑरल एविडेंस के संबंध में एक जगह तो मिलेगी आपको 59 से लेकर 60 तक के ये दो सेक्शन, फिर दूसरी जगह मिलेगी आपको 118 से लेकर 134 तक ये दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट मिलेगा आपको 135 से लेकर 166 तक। ये जो तीन पार्ट हैं ये आपके ऑरल एविडेंस के बारे में बात करते हैं। और एक चीज़ आज की क्लास में सीख लेना, ऑरल एविडेंस अगर मैं कभी भी आज की क्लास के बाद में बात करूं, वर्ड इस्तेमाल करूं, तो आप समझ जाना कि वहां पर कोई न कोई विटनेस होगा। ऑरल एविडेंस का दूसरा नाम ही है ऐसे साक्ष्य जो विटनेस के रूप में पेश किए जाए, क्योंकि मौखिक बातें कोर्ट में आकर कौन बताएगा, विटनेस ही तो बताएगा। तो ऑरल एविडेंस का मतलब विटनेस। ऑरल एविडेंस क्या होने चाहिए, एक तरीके से डायरेक्ट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष होने चाहिए। जैसे मैंने आपको शुरुआत में एग्जाम्पल दिया था, हस्बैंड अपनी वाइफ को मार रहा था या मारते हुए उसको उसकी बच्ची ने देखा, तो बच्ची आई विटनेस है, डायरेक्ट एविडेंस है। जो पड़ोसी था उसको पत्नी की चीख सुनाई दी, जब हस्बैंड ने उसको चाकू मारा पत्नी जोर से चिल्लाई, अरे मुझे मार दिया। ये चीख उस पड़ोसी को सुनाई दी उसके खुद के कानों से, वो क्या है, डायरेक्ट विटनेस है। ठीक है, डायरेक्ट विटनेस है वहां पर। जबकि मान लो उसको नहीं पता, किसी तीसरे व्यक्ति से उसने सुना था कि हाँ जब उसने उसको मारा तो वो चिल्ला रही थी, मुझे मार दिया, मुझे मार दिया। तो किसी और से आपने सुना है और फिर आप कोर्ट में आके बता रहे हो कि हाँ साहब मैंने भी सुना है कि इस तरह का चीज हो गया है। ये डायरेक्ट एविडेंस से नहीं हुआ। डायरेक्ट एविडेंस वो होता है जो आपने अपनी आंखों से देखा हो, आपने अपने कानों से सुना हो, आपने अपनी सेंसेस से खुद फील किया हो और आप उसके बारे में कोर्ट को आके बता रहे हो। इट इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट एविडेंस। ठीक है, बाकी क्या होता है, बाकी जो होते हैं वो अपने आप में इनडायरेक्ट एविडेंस होता है। इनडायरेक्ट एविडेंस का ही एक उदाहरण है हियर से एविडेंस, अनुश्रुत साक्ष्य, जो सुनी सुनाई बात पर आधारित होता है।
कि हाँ ऐसा हुआ होगा वगैरह, हमने उससे सुना है वगैरह वगैरह। ये क्या होता है? हियर से। हियर यानी कि सुनना, से यानी कि कहना। तो लोगों ने कहा सुनी की और आपको पता चला, तो वो क्या बन गया? हियर से एविडेंस बन गया। ये शब्द याद रह जाएगा आपको। क्या शब्द है? HEAR, हियर से यानी कि कहना। इन दोनों को मिला दो तो इसको क्या बोलते हैं? हियर से एविडेंस। किसी ने सुना क्योंकि कोई कुछ कह रहा था, क्योंकि किसी ने कहा, तो ये क्या बन गया? हियर से एविडेंस बन गया। अब हियर से एविडेंस जो होते हैं वो रिलेवेंट नहीं होता है। हियर से एविडेंस जो है वो रिलेवेंट नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्ट ओरल एविडेंस ही रिलेवेंट होता है। हालांकि आगे हम पढ़ेंगे कि इस हियर से एविडेंस के भी कुछ क्या है? अपवाद है, एक्सेप्शन है इसके भी। जैसे डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन, व्यक्ति मरता मरता कोई बात कह के चला गया, उस चीज को आप मतलब आगे एडमिशेबल ले रहे हो। एक्सपर्ट की ओपिनियन, एक्सपर्ट के सामने जब मान लो किसी फिंगरप्रिंट वगैरह को भेजा गया, तो एक्सपर्ट ने तो नहीं देखा ना। ये जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि छत पर उसके फुटप्रिंट्स हैं या उसके शूज के प्रिंट है, तो अब शूज प्रिंट जब हो रहे थे, क्या एक्सपर्ट ने खुद ने देखा था क्या? नहीं, लेकिन वो वहां पर मैच कर रहा है, मैचिंग करके अपनी ओपिनियन दे रहा है। हियर से एविडेंस है बट फिर भी रिलेवेंट होगा। तो ऐसे कई सारी चीजें आएगी जो अपने आप में अपवाद के रूप में भी होती है। तो मैंने कहा ना कि इंडियन एविडेंस एक्ट सकारात्मक बातें भी करता है और नकारात्मक बातें भी करता है। कौन सी चीज लेनी है, कौन सी चीज छोड़नी है, इन दोनों के बारे में साक्ष्य अधिनियम बात करेगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये जो पार्ट रहेंगे वो आपके इस एविडेंस के बारे में रहेंगे। अब जैसे 118 136 में, तो कौन विटनेस बन सकता है? कौन विटनेस बन सकता है? 118 से 134 बनेगा। सामान्य नियम आपको यहां दे रखा है। सामान्य नियम कि ऑरल एविडेंस रिलेवेंट होता है कि नहीं, एडमिसिबल होता है कि नहीं, यहां पर दे रखा है। फिर इस विटनेस को एग्जामाइन करने की जो प्रक्रिया है वो आपको यहां दे रखी है। सिर्फ प्रक्रिया की बात कर रहा हूं मैं। कौन सा विटनेस पहले आएगा, कौन सा विटनेस बाद में आएगा, ये CRPC या CPC तय करती है। आप लोगों को याद हो, आपने पढ़ा हो कि अगर कोई पार्टी खुद को विटनेस के रूप में पेश करना चाहती है, ऑर्डर 18 रूल 3B की बात कर रहा हूं मैं, कोई पार्टी खुद को एज ए विटनेस पेश करना चाहती है तो उसको सबसे पहले पेश करना होता है। तो ये क्या बन रहा है? ये क्रम ही तो बन रहा है, किस सीक्वेंस के अंदर आप एज ए विटनेस अपीयर होंगे, ये CPC या CRPC तय करती है। ठीक है। और यहां पर क्या होगा? यहां पर तो सिर्फ आपको एग्जामाइन करने का तरीका बताया जाएगा कि पहले वो पार्टी जो गवाह को लेकर आई है वो पहले उसकी मुख्य परीक्षा करेगी, चीफ एग्जामिनेशन। फिर जो सामने वाली पार्टी है वो उस गवाह को क्रॉस चेक करेगी, जिसको कहा जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन। फिर उस क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कोई नया फैक्ट आया है तो पहले वाली जो पार्टी वो उस गवाह को वापस कुछ सवाल जवाब करेगी, जिसको कहा जाएगा री एग्जामिनेशन। ठीक है। चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन, ये 3 अलग अलग तरह की स्टेजेस बन जाती है। कब? जब गवाह को एग्जामिन किया जाता है। ओके। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर भी आपके सामने एक तो पोर्शन आएगा 61 से लेकर 98 तक। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर भी मैंने जिक्र किया था 61 से लेकर आपके 79 से लेकर 98 तक प्रिजम्पशन का। ये जितनी भी प्रिजम्पशन है ना, ये डॉक्यूमेंट के संबंध में। कैसी प्रिजम्पशन है? दस्तावेजों के संबंध में प्रिजम्पशन है, जो 79 से लेकर 90A में दे रखी है। तो एक तो यहां मिलेगा। उसके बाद कौन सा एविडेंस अच्छा है, कौन सा एविडेंस अच्छा नहीं है, 91 से 100 एम्बिग्यूटी का नियम, वो आपको यहां मिलेगा। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में सिर्फ 2 चीजें आ रही है, 61 से लेकर 98 तक और 91 से लेकर 100 तक। ठीक है। हालांकि ध्यान रखना, हमारे पास जो रिलेवेंसी की बात आती है, रिलेवेंट कौन सा एविडेंस रिलेवेंट है, ये पता करने के लिए अलग से हमारे पास पूरी नियमावली बनी हुई है कि एविडेंस पेश करने से पहले ये जरूरी है कि वो एविडेंस रिलेवेंट है या नहीं है, ये तय करना। रिलेवेंसी ऑफ एविडेंस, रिलेवेंसी ऑफ एविडेंस। और इसके लिए हमारे पास स्पेशली चैप्टर 2 बना हुआ है, सेक्शन 5 से लेकर 55 तक।
ठीक है, यहाँ पर ही चेक किया जाएगा कि वो एविडेंस जो है रिलेवेंट है या नहीं है। इस तरीके से रिलेवेंट होगा, उसके बाद में एडमिसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। जब तक रिलेवेंसी के बारे में पता नहीं चलेगा, एडमिसिबिलिटी की कोई चर्चा नहीं की जाएगी। ठीक है, तो यानी कि दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में हमें स्पेशली जानना पड़ेगा, ऑरल एविडेंस के बारे में इसलिए जानना पड़ेगा। एक तो अपने मस्तिष्क को ये डायरेक्शन दे दो कि जो प्रोविजन ऑरल एविडेंस के बारे में बात करते हैं उनको ऑरल एविडेंस के एंगल से समझेंगे, जो एविडेंस दस्तावेजी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात करें उनको दस्तावेजी एंगल प्रोविजन के हिसाब से ही समझना है। ठीक है, एक जैसे आपका मैंने बताया 91 से लेकर 100 तक, इसकी हेडिंग होता है क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री। कहीं पर भी कोई भी चीज जो डॉक्यूमेंट में होती है ना, उसको कोर्ट पहले एक्सेप्ट करता है। शादी हो गई, मैरिज सर्टिफिकेट बना रखा है, मैरिज सर्टिफिकेट कोर्ट में पेश किया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, दस्तावेजी साक्ष्य है। वहीं आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और आप फिर वहां पर गवाहों को लेकर कोर्ट में पेश कर रहे हो, 4 लोग आके कहते हैं कि हाँ साहब इनकी शादी हुई है, और एक इनकी शादी नहीं हुई है। 4 लोग आके क्या कह रहे हैं कि साहब इनकी शादी नहीं हुई है, और एक वो सर्टिफिकेट कह रहा है कि नहीं साहब इनकी शादी हो रही, ये देख लीजिए रिकॉर्ड बना हुआ है। कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को प्रेफरेंस देगा। कोर्ट कहेगा अगर शादी नहीं हो रही है तो डॉक्यूमेंट कैसे बन गया, है ना, सरकारी रिकॉर्ड है, ऐसा तो बना नहीं है। अगर आप कहोगे साहब ये तो किसी ने फर्जी बनाया, बर्डन आपके ऊपर आ गई, प्रूफ करो कैसे फर्जी बनाया, तो ये साबित करना आपके लिए उसमें भारी पड़ जाता है। दैट्स वाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होता है ना, वो एक्सक्लूड कर देते हैं। एक्सक्लूड करने का मतलब अपवर्जित कर देते हैं, फिर उनकी जगह पर दस्तावेजी साक्ष्यों को कंसिडर किया जाता है। लेकिन कुछ बातें हैं जहां पर ऑरल एविडेंस को ध्यान में रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए सवाल ये आया कि मैं अपना जोधपुर वाला घर बेच रहा हूं, ऐसे मैंने डॉक्यूमेंट की डीड बना दी। ठीक है, डॉक्यूमेंट की डीड बना दी मैंने, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आएगी जब कोर्ट में पता चलेगा कि मेरे तो जोधपुर में 2 घर है, एक सदापुरा के अंदर है और एक प्रताप नगर में। कौन सा वाला घर है ये तो पता ही नहीं है, ये तो उस दस्तावेज में लिखा हुआ ही नहीं है। तो फिर उस फैक्ट के लिए ऑरल एविडेंस कराया जा सकता है कि बताओ भाई कि ये जब आपने ये दस्तावेज बनाया था तो आपका इंटेंशन कौन सी प्रॉपर्टी को खरीदने का या प्रॉपर्टी को बेचने का था। तो ये हो जाता है एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री। इनमें क्या होती है, अलग अलग एम्बिग्विटी होती है। एम्बिग्विटी का मतलब कोई अशुद्धियाँ, है ना, कुछ गलतियाँ होती है। 2 तरह की एम्बिग्विटी होती है। एक एम्बिग्विटी जो ऊपरा ऊपरी दिख जाती है, एक एम्बिग्विटी जो ऊपरा ऊपरी तो नहीं दिखती है लेकिन अंदर जाने पर दिखेगी। अब जैसे मैंने कहा कि जोधपुर में जो मेरा मकान है वो मैं बेच रहा हूँ, इसमें आपको कोई एरर लग रही है क्या? ऊपरा ऊपरी तो कोई एरर नहीं लग रही, लेकिन जब अंदर जाएंगे तो पता चलेगा अरे यहाँ तो गड़बड़ है, यहाँ तो क्या है, गड़बड़ है, क्योंकि उनके तो 2 मकान है। तो ऐसे केस में ये अलग अलग तरह की एम्बिग्विटी होती है। जो ऊपरा ऊपरी दिख जाती है उसको कहा जाता है पेटेंट एम्बिग्विटी, बाहरी अशुद्धि कह दीजिए आप, अस्पष्टता। और एक होती है लेटेंट एम्बिग्विटी, आंतरिक जो है अशुद्धता या एम्बिग्विटी। तो ऐसे केसेस के अंदर हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि फिर वहाँ पर ऑरल और डॉक्यूमेंट में तालमेल कैसे बैठाएंगे। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि ये जो एविडेंस लॉ है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब क्विज खेलते ना, पजल, तो पजल खेलते समय किस तरीके से माइंड के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं, वैसा का वैसा आपको यहाँ करना पड़ेगा। ओके, तो मज़ा आएगा इस चीज़ को लेकर, इसको पढ़ने का। तो आज की इस इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनको याद रखना। आगे की पोजीशन में एक बेहतरीन डायग्रामेटिक तरीके से अपन कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और बस आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि एविडेंस लॉ को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हुए समझना। ठीक है, आज जितनी भी बातें मैंने बताई हैं आप जाके वापस इसको क्रॉस चेक करना। और सबसे पहले तो आपको एक काम ही करना है, एविडेंस एक्ट की रेंज बनानी है। रेंज बनाने का तरीका हमने बहुत पहले से सीख रखा है। शुरुआत के पार्ट में, पार्ट 1 चैप्टर 1 में क्या आएगा, चैप्टर 2 में क्या आ रहा है, चैप्टर 3 में क्या आ रहा है, चैप्टर 4 में क्या आ रहा है, चैप्टर 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है, 9 में क्या है, 10 में क्या है और 11 में के अंदर क्या है। तो 167 सेक्शंस को आप क्या करोगे, एक रेंज में डिवाइड कर दोगे। ये आपका होमवर्क है। क्या करना है आपको, इस तरीके से रेंज में डिवाइड कर देना है। एक 3 कॉलम की टेबल बनेगी जिसमें इंडियन एविडेंस एक्ट, इसकी आपको क्या पढ़नी है, रेंज पढ़नी है।
यहाँ पर आपके चैप्टर का नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आपके उसके टॉपिक या नाम आ जाएगा, और यहाँ पे कौन से सेक्शन से लेकर कहाँ तक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये टेबल आपको करनी है। दैट्स योर होमवर्क। ओके, मतलब अब थोड़ा सा आप छानबीन करोगे ना तो ये चीज़ एकदम परफेक्टली माइंड में सेट हो जाएगी। ओके, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ, अगले जितने भी पार्ट्स जिसके होने वाले हैं एक एक को अच्छे से ऑब्जर्व करना। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये इसलिए भी है क्योंकि आप जो जजमेंट लिखोगे ना, उस जजमेंट के अंदर रिलेवेंट एविडेंस के सेक्शन का जिस बंदे ने जिक्र किया है उसको हमेशा प्लस पॉइंट ही मिलेगा, क्योंकि जजमेंट को चेक करने वाला इवेल्यूएटर भी ये देखता है कि उसको एविडेंस एक्ट के बारे में पता है कि नहीं पता है। इसने ये तो कह दिया कि ये एविडेंस यहाँ पर इसको हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन कौन सी धारा के तहत किया है, दैट विल मेक द डिफरेंस। और जजमेंट के अंदर नंबर नहीं आने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है क्योंकि एविडेंस एक्ट के बारे में कैंडिडेट्स को जानकारी नहीं है, और है तो थ्योरेटिकल जानकारी है, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। दैट्स द बिग थिंग। ओके, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। वापस फिर मुलाकात होगी आपसे। तो ये था आज का एविडेंस का हमारा इंट्रोडक्शन सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया होगा, समझा होगा। देखो, कनेक्ट हो जाओ। जब आप लोग कनेक्ट होकर पढ़ते हो ना, मैं सच कह रहा हूँ, पढ़ाने का मेरा मज़ा अलग आ जाता है एकदम। कई बार ऐसी चीज़ें होती जो स्पीकर जब आता है ना मेन स्टेज पर, तब ऑडियंस को देख के उसको एक डबल तरह का जोश आता है। आपको भी क्या करना है, एक नंबर का भी रिस्क नहीं लेना है एविडेंस लॉ के अंदर। ये मेरा आपसे एक कमिटमेंट है कि एविडेंस को तो इतना अच्छे से शानदार करने वाले हैं अपन, लेकिन बस सिर्फ इतना चाहिए कि जो जो लेक्चर आप अटेंड करते चलो उनको एकदम परफेक्शन के साथ में डील करना है, हर एक पॉइंट को समझना, हर एक होमवर्क को उसी दिन करना। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।